आज आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। हेलो नमस्कार, खमा गनीसा, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। तो ये आज हमारी थर्ड वीडियो है, इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है, जो कि है जीरो टू हीरो। आज की स्टोरी उन शख्सियत के ऊपर है जिन्होंने 2-3 बार नहीं कई बार मौत को चकमा दे दिया और कुछ ना कुछ काम करके ऐसा काम कर दिया जो कि इम्पॉसिबल था आम आदमी के लिए। वो काम करके आज पूरे देश का नाम रोशन किया है, अपना नाम रोशन किया है। और ये इन्होंने इस तरीके से काम किया है कि एक मिसाल बन गई है ये कि किस्मत बोलते हैं ना, जो किस्मत अपने अपनी लक, बेटर लक होना चाहिए तब जाके हम कुछ काम कर सकते हैं या फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्होंने वो सिद्ध कर दिया कि सिर्फ मेहनत और सिर्फ मेहनत, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। किस्मत को एक ना एक दिन आपके आगे झुकना पड़ता है। तो आइए चलिए देखते हैं इनकी कहानी। वर्ल्ड की हाईएस्ट 7 पीक्स यानी कि वर्ल्ड के हाईएस्ट 7 माउंटेन्स को फतेह करने वाली और इंडियन वॉलीबॉल टीम की 7 बार प्लेयर रह चुकी और पद्मश्री, मलाला अवार्ड, यश भारती अवार्ड और रानी लक्ष्मीबाई जैसे अवार्ड जीतने वाली वन एंड ओनली अरुणिमा सिन्हा जी की कहानी। अरुणिमा सिन्हा जी का जन्म 20 जुलाई 1989 को हुआ सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में। उनके जन्म की शुरुआत बहुत अच्छी रही। उन्होंने पढ़ाई पूरी करी और नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर टीम, इंडिया की जो नेशनल वॉलीबॉल टीम है, उसको ज्वाइन किया और ये सिलसिला चल रहा था। बट 2011 में एक दिन जिसने अरुणिमा सिन्हा जी की पूरी लाइफ बदल दी। उस दिन अरुणिमा जी लखनऊ से दिल्ली जा रही थी अपने किसी काम के लिए। तो उस समय उस ट्रेन की जनरल बोगी में वो सफ़र कर रही थी और वहाँ पे कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया, लूट मार करी। सभी यात्रियों से कुछ ना कुछ लूट रहे थे वो। अरुणिमा सिन्हा जी का जब नंबर आया तो उनसे जब लूटना चाहा तो उन्होंने उसको मना कर दिया उनको देने से, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है और कोई अगर स्पोर्ट्स पर्सन से कुछ छीनना चाहे तो वो अपने हक़ के लिए हमेशा लड़ता है। उन्होंने भी वही किया, उन्होंने उसके लिए लड़ाई करी। पर वो 3-4 जने थे वो लोग। तो उन्होंने क्या किया, अरुणिमा सिन्हा जी को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया और उन्हें उस ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जब उन्हें उस ट्रेन से धक्का दिया गया तो उसी समय दूसरी साइड से दूसरी ट्रेन चलती हुई आ रही थी। अब ये दृश्य इमेजिन करना भी कितना ख़तरनाक है और कितना डेंजरस है कि उनको चलती ट्रेन से धक्का दिया गया और सामने से दूसरी ट्रेन आ रही थी, वो उससे टकराई और नीचे गिर गई। उन्हें कुछ नहीं पता चला क्या हुआ, लेकिन जब दोनों ट्रेनें पास हो गई, उनका ब्रेन एक्टिव था, उन्होंने होश संभाला और उठने की कोशिश करी। अपने हाथ नीचे रख के ज़मीन पर रखने कर उठने की कोशिश करी, पर वो उठ नहीं सकी। फिर उन्होंने नीचे देखा तो उनके पाँव कट चुका था, खून निकल रहा था। उन्होंने खूब चिल्लाया, खूब मदद के लिए पुकार लगाई, लेकिन आसपास कोई नहीं था, सुनसान जगह थी, कोई छोटा सा गांव था, किसी ने नहीं सुना उनकी आवाज़। फिर वो थक हार के बैठ गई, क्योंकि उनको पता था उनका ब्रेन तो एक्टिव है लेकिन फिज़िकली वो इतने एबल नहीं थे कि वो खड़े होकर जा सके। तो उन्होंने अपने आप को पटरी से साइड किया जैसे तैसे और चीखना चिल्लाना करते रही, लेकिन कोई भी नहीं आया। फिर धीरे धीरे उनके सामने पूरी रात में लगभग 49 ट्रेन्स उस आसपास निकली उनके पास से। वो उनकी मदद किसी ने नहीं करी, क्योंकि चलती ट्रेन में सुनसान जगह में किसी को पता चलता है कि भाई कौन यहाँ पे पड़ा है, कौन गिरा हुआ है, किसी को नहीं पता चलता। पूरी रात उन्होंने जैसे तैसे निकाली। वहाँ पे छोटे मोटे चूहे पटरियों पे घूम रहे थे जो उनके कटे हुए पाँव को काटने की कोशिश कर रहे थे। आप देखिए दृश्य, आप सोचने की कोशिश करिए कैसी हालत रही होगी उस समय उनके। तो उन्होंने जैसे तैसे वो पूरी रात निकाली और सुबह होने का इंतज़ार किया, और तो उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। सुबह होने के बाद आसपास के गांव वालों ने देखा उन्हें और उन्हें नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले गए। और हॉस्पिटल में एक समस्या और खड़ी हो गई कि वहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उस समय वो ब्लड नहीं था जो अरुणिमा जी को चाहिए था, और ब्लड के साथ एनेस्थीसिया भी नहीं था। तो ये बात डॉक्टर और वहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ जब बात कर रहे थे तो उस समय अरुणिमा जी का माइंड एक्टिव था, वो सुन रही थी बात को। तो उन्होंने उसी समय डॉक्टर साहब को, पता नहीं कैसे उनके अंदर शक्ति आई या फिर कुछ भी पावर आई, उन्होंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब कि मैंने पूरी रात ब्लड के साथ में, इस दर्द के साथ में निकाल ली है। अब अगर आप मेरे भले के लिए अगर मेरा पाँव काटेंगे या जो भी इलाज करना चाहेंगे तो वो मेरे भले के लिए होगा, मैं उस दर्द को सह लूँगी।
आप कुछ भी करिए, मेरा इलाज करिए। ये सुनकर वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के स्टाफ सभी ने, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि खुद डॉक्टर ने और स्टाफ ने ब्लड डोनेट किया और उनका इलाज किया विदाउट एनेस्थीसिया। वो दर्द जो इलाज का था विदाउट एनेस्थीसिया का, आप समझ सकते हैं कि कितना दर्द हुआ होगा उन्हें। वो दर्द वो आज भी महसूस करती है, पर कहते हैं ना कि वो दर्द के आड़े उनकी जो जीने की इच्छा थी वो बहुत ही मजबूत थी। फिर कुछ समय बाद, 2-4 महीनों बाद जब इलाज कंप्लीट हुआ, अलग अलग हॉस्पिटल्स में इलाज कंप्लीट हुआ, तब वो बाहर आई। बाहर आने के बाद उन्होंने एक अलग ही न्यूज़ देखी जो टोटली सोशल मीडिया पे या न्यूज़ पे चल रही थी कि अरुणिमा जी ने या तो सुसाइड अटेम्प्ट किया था, या फिर एक न्यूज़ ये चल रही थी कि उन्होंने जनरल टिकट में, या तो टिकट नहीं था उनके पास इसलिए वहाँ से वो कूद गई ट्रेन से। ऐसी न्यूज़ चल रही थी जो कि उनके लिए बहुत ही दर्दनाक थी कि अपने दर्द से ज़्यादा वो उससे परेशान थी कि भाई ऐसी न्यूज़ क्यों चल रही है न्यूज़ में, क्योंकि हकीकत कुछ और थी। और उनकी फैमिली, जो कि उनको पता भी नहीं था कि अरुणिमा जी कब तक सही हो पाएंगी, उनके सामने ऐसी न्यूज़ आ रही थी। तो उस समय वो उनके लिए सबसे बड़ी न्यूज़ थी कि भाई मतलब कि बाहर के लोग, जो कि उसकी सोसाइटी है, उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही कि भाई हकीकत में उनके साथ क्या हुआ है। तो फिर वो उससे ज़्यादा ध्यान देकर अपने ऊपर ध्यान कैसे दे सकते थे कि भाई मैं सही हो जाऊँ। तो उनका सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम ये थी कि मेरे फैमिली के ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है। और उसी समय हॉस्पिटल से निकलते ही उन्होंने निश्चय किया कि अब वॉलीबॉल नहीं, अब लाइफ में कुछ ऐसा कर दिखाना है कि इन सभी का, जो ये उल्टी सीधी बातें फैला रहे हैं और गलत बात बता रहे हैं, उन सबको बताना है कि नहीं, अब कुछ ना कुछ करके दिखाना है और सबका मुंह बंद करना है। और ये निश्चय उन्होंने वहीं से कर लिया और उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं माउंटेनियरिंग करूँगी और हाईएस्ट पीक तक मैं चल कर जाऊँगी। क्योंकि उनका पाँव कट चुका था, आर्टिफिशियल लेग लगा था, तो उसके साथ में वो वहाँ तक चढ़ना चाहती थी, उनके अंदर इच्छा थी और उन्होंने वो दृढ़ संकल्प बना ही लिया कि अब मेरे को करना है और करना ही है। अब उन्होंने सोच तो लिया था, लेकिन इसके लिए कुल धनराशि लगभग 40 से 50 लाख रुपए की ज़रूरत थी। पूरी प्रैक्टिस और कुछ महीनों की प्रैक्टिस होती है, उसके बाद वो स्टार्ट की जाती है माउंटेनियरिंग। तो उसके लिए उन्होंने जब ये प्रस्ताव लोगों के सामने रखा कि भाई उनको कुछ फंड मिल जाए, तो लोगों ने मना कर दिया उस चीज़ के लिए कि भाई आपका एक पाँव तो आर्टिफिशियल है और दूसरे पाँव में रॉड लगी है, तो इस हालत में आप नहीं चढ़ सकते, ना ही माउंटेनियरिंग कर सकते। क्योंकि आम इंसान भी आम इंसान भी जब चढ़ाई करता है तो उसको भी मतलब इतनी मुश्किल आती है। तो आप तो पहले से ही पैरालाइज्ड हैं, तो इस तरीके से कैसे आप चल पाएंगे। तो पर कहते हैं ना कि भाई मन में इच्छा हो, वो हमेशा कहती है कि अगर आपकी अंतर आत्मा ने वो चीज़ बोली है कि भाई मुझे करना है और किसी भी हालत में करना है, तो फिर उस सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि वो आपके अंदर से आवाज़ आई है। लोग क्या कहते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर से क्या आवाज़ आई है कि आपको करना है या नहीं करना। और अगर करना है तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता होने से। उस कठिन समय में उनके परिवार ने उनका बहुत साथ दिया और उस समय अरुणिमा जी हॉस्पिटल से निकलते ही सीधा घर नहीं गई, सीधा बिछेंद्री पाल मैडम के वहाँ गई। बिछेंद्री पाल मैडम आप जानते होंगे कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन माउंटेनियरिंग है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था 1984 में। वो सीधा उनके पास गई और उनसे सलाह ली कि मुझे ये करना है और मुझे किसी भी हालत में करना है। जब उन्होंने अपनी कहानी बिछेंद्री पाल मैडम को बताई पूरी, तो उनकी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सिर्फ एक वाक्य अरुणिमा जी को कहा कि अरुणिमा जी, आपने इस कठिन समय में भी, मतलब आपके पाँव पैरालाइज्ड है, आपके आर्टिफिशियल लेग है, और उस समय भी अगर आपने सोचा है कि मेरे को माउंटेनियरिंग करनी है और मेरे को फतेह करनी है, तो ऑलरेडी आपने वो फतेह तो कर ली है अपने अंदर। बस अब तो क्या है, अब तो लोगों को दिखाना है। पर वो कहते हैं ना कि एक सोचना और उस कार्य को हकीकत में करना, उन दोनों में बहुत अंतर होता है। अरुणिमा जी ने सोच तो लिया था, पर वो उस कार्य को जब करती थी तो उसमें बहुत समय लगता था। एक आम आदमी को उस कार्य को करने में अगर 2 मिनट से 5 मिनट लगते हैं, तो अरुणिमा जी को वो कार्य करने में 3 से 4 घंटे लगते थे। मतलब एक थोड़ी सी चढ़ाई भी करनी होती थी तो उन्हें उतना समय लगता था। इतना डिफरेंस था उनके और बाकी आम इंसान के लोगों के बीच में। पर वो कहते हैं ना कि मेहनत के आगे सब कुछ हार जाता है, तो वही किया उन्होंने। 8 महीने लगातार ट्रेनिंग करी इसकी। स्टार्टिंग में वो सबसे पीछे रह जाती थी और पूरे 8 महीने ट्रेनिंग करने के बाद बेस कैंप से जब पीक पर जाया जाता था, कोई ट्रेनिंग होती थी, तो 8 महीने बाद लगभग वो सबके साथ में स्टार्ट करती थी और सबसे पहले जो पहुंचते थे उनमें से वो गिनी जाती थी। उनके बाद कई लोग आते थे जो कि नॉर्मल थे। तो उन्होंने एक तरीके से पूरा डिफरेंस तो तय कर लिया था। और इसे देखकर वहाँ के लोगों ने और आसपास के लोगों ने, जो इन चीज़ को स्पॉन्सर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उन्होंने उन्हें स्पॉन्सरशिप दी
और उन्हें ही आगे कार्य करने का मौका दिया। फिर जब उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया अपना सफ़र, तो वहाँ पे जो शेरपा होते हैं जो कि माउंटेनियरिंग को हाईएस्ट पीक तक लेके जाते हैं, उनके साथ रहते हैं और वापस आते हैं, उनको गाइड करते हैं, तो उन्होंने अरुणिमा जी को मना कर दिया। उन्होंने मना इसलिए कर दिया कि उनको लगता था कि ये नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने साफ मना कर दिया कि अरुणिमा जी आप तो ऊपर जाके मरेंगे और मेरे को और साथ लेके जाएंगे, मैं नहीं कर सकता ये, आप ये गलत चीज़ कर रहे हैं, आप अपने आप को यहीं रखिए, कुछ और काम करिए, ये आपके लिए नहीं बना है। पर अरुणिमा जी मानने वाली नहीं थी। उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि मुझे करना है तो करना है। उन्होंने किसी न किसी तरीके से उनको मनाया और स्टार्ट करी अपनी जर्नी। जब वो ऊपर चढ़ रही थी तो इसी पाथवे पे एक जो उनकी रस्सी होती है जिस पे वो उनको पकड़ के ऊपर चलना होता है, उससे चलते चलते एक पॉइंट ऐसा आ गया था जिस जगह पे मतलब लोगों की लाशें पड़ी थी, मतलब उस जगह पे लोग हार गए थे कुछ लोग, और वहीं पे उनकी लाशें वहीं पड़ी थी। वो देखकर उनके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही थी, पर वो उनको देख के घबराई नहीं और आगे बढ़ती गई, क्योंकि उन्हें हाईएस्ट पीक तक पहुंचना था कैसे ना कैसे करके। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर एक समय आया कि जहाँ जिस पॉइंट पर सेकंड लास्ट पॉइंट बोल सकते हैं कि भाई उसके आगे जस्ट थोड़े टाइम बाद में हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट की है। वहाँ पहुँचने के बाद उनके शेरपा ने उनसे बोला कि मैडम आपके अब ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है, अब आप ऐसा करिए हम वापस चलते हैं, जान रही तो वापस आके कर लेंगे सबमिट। अरुणिमा जी ने शेरपा की बात नहीं मानी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि भाई ये मौका उन्हें वापस लाइफ में बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें इतनी मुश्किल से स्पॉन्सरशिप मिली थी, तो वो इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। कि उन्हें लगता था कि अगर ये मौका मेरे हाथ से चला गया था फिर शायद वो कभी भी ये नहीं कर पाएंगी। ये वो समय था जो हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर आता है। वही हमें डिसीजन लेना होता है, हम अकेले होते हैं और हमें अकेले को वो डिसीजन लेना होता है कि वो लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है कि अगर वो ले लिया तो हमारे साथ क्या होगा, नहीं लिया तो हमारे साथ क्या होगा, हमें वो सोच के उसे लेना होता है। अरुणिमा जी उस जगह पे खड़ी थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने पीछे की तरफ देखा और ये डिसाइड किया कि मैं जहाँ से आई हूँ या मुझे वापस वहीं जाना है, या मैंने जिस सोच को लेके मैंने ये स्टार्ट किया था कि भाई मुझे सबमिट करना है, उस चीज़ को लेके मैं आगे जाऊँ। मेरे पास दो ऑप्शन है, तो उन्हें बिना सोचे उन्होंने कहा कि मैं आगे जाऊंगी, अब मुझे यही करना है, क्योंकि मैंने ये सोचा था और सही सोच के मैंने डिसीजन लिया था, अब मैं वापस नहीं जा सकती, अब मुझे आगे बढ़ना है। और फिर करीब 1 से 1.5 घंटे की चढ़ाई करने के बाद उन्होंने एवरेस्ट फतेह कर ली फाइनली, और पूरे देश और दुनिया के सामने ये संदेश पहुंचा दिया कि कोई भी व्यक्ति फिजिकली हैंडीकैप वगैरह कुछ भी सक्षम सिर्फ फिजिकली होता है, मेंटली नहीं। अगर आपने दिमागी तौर पर कुछ सोचा है करने का तो आप निश्चित रहिए कभी ना कभी वो पूरा होगा। आप उस पर अड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। फिजिकली जो भी चीज़ है आप उसको लेके ये नहीं बोल सकते कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं वो नहीं कर सकता। आम इंसान भी नहीं कर पाता तो वो तो दूर की बात है, लेकिन मेंटली जो है ये सभी के लिए, कोई फिजिकली हैंडीकैप के लिए नहीं बात है, सभी के लिए। वो बोलती है कि भाई अगर आपने दिमागी तौर पर सोच लिया है कि मुझे ये करना है तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको उसे करने से, आपकी जीत पक्की होगी। अरुणिमा जी के पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं था उस समय, पर वो जीत को, खुशी को जाहिर करना चाहती थी, इसलिए वो अपने साथ में कैमरा इक्विपमेंट, छोटे छोटे कैमरे और बैटरीज, इतनी सारी बैटरीज लेके आई थी कि उनको कुछ रिकॉर्ड करना था वहाँ पे। उन्होंने शेरपा को बोला कि आप मेरी फ़ोटो लीजिए। फ़ोटो लेने के बाद उन्होंने उससे जिद करी कि मेरी वीडियो बनाइए। शेरपा ने मना कर दिया, मैडम आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, आप चलते हैं जल्दी नीचे। उन्होंने मना किया, नहीं मुझे वीडियो बनानी है, क्योंकि उन्हें एक संदेश पूरे देश के नाम करना था कि जो भी उन्होंने ये इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करी है, वो उस संदेश को कैप्चर करना चाहते थे उस जगह पे। तो उन्होंने उन्हें बोला कि आप मेरा रिकॉर्ड करिए, ये संदेश आप रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया तक फैलाना। अगर मैं इस जगह से वापस नहीं पहुंच पाई तो ये संदेश तो सबके पास पहुंचा देना, ये वीडियो सबके पास पहुंचा देना। तो चलिए हम भी एक बार वो वीडियो पूरा देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ।
Yes, yes, good. फिर उन्होंने वापस नीचे आने की जर्नी स्टार्ट करी, क्योंकि ऊपर चढ़ना जितना मुश्किल है उतना ही नीचे आना भी मुश्किल है। तो जल्दी से जल्दी नीचे पहुंचना चाहते थे, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका था, लगभग ख़त्म होने वाला था। तो उन्होंने स्टार्ट किया नीचे आना, और कुछ दूरी जाने के बाद उनका ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो सांस नहीं ले पा रही थी, वो ज़मीन पे उसी समय गिर गई। उनके शेरपा ने उनको हिलाया, बहुत सी आवाज़ें दी, उनको उठाने की कोशिश करी, क्योंकि वो खुद चाहते थे कि अगर अरुणिमा जी ने इतना कुछ तय कर लिया, इतना कुछ फतह कर लिया है, तो अब वो उन्हें यहाँ से मरने नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे कि यहाँ से उठे और आगे बढ़े और चले कैंप तक। पर वो ऑक्सीजन पूरा ख़त्म हो चुका था और सारी होप ख़त्म हो गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, मुद्दे लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उसी समय ब्रिटिश एक क्लाइंबर वहाँ से ऊपर चढ़ रहे थे एवरेस्ट फतेह के लिए, और उस समय वेदर इतना ख़राब हो चुका था तो उन्हें वापस जाना पड़ा। तो उस ब्रिटिश क्लाइंबर के पास में 2 ऑक्सीजन की बोतल्स थी, जिसमें से एक उन्होंने वहीं गिराई ताकि वो जल्दी से कैंप पहुँच सके। तो वो जो एक ऑक्सीजन बोतल गिराई, वो उनके काम आ गई अरुणिमा जी के लिए। वो अरुणिमा जी ने ली और वहाँ से उसको लेके धीरे धीरे कैंप तक पहुँच गई। कैंप पर सबको ये लगता था कि अरुणिमा जी ये कभी नहीं कर पाएगी, इम्पॉसिबल चीज़ है। इसलिए उन्होंने होप तो छोड़ ही दी थी उनके लिए कि भाई वो वापस पहुंच पाएंगी। पर वो वहाँ पहुंच गई और उन्होंने इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर दिया, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ के हैरान थे। इसलिए वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आपने करने की निश्चित ठान ली है कि आपको करना ही करना है, तो वो चीज़ होके रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने दिमागी तौर पर सोच ली है तो फाइनली होगी। कल, आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी, लेकिन होगी ज़रूर। अरुणिमा जी जब अपने इस सफ़र में आधी जर्नी पूरी कवर कर चुकी थी, कुछ समिट उनकी बाकी थी करनी, तब उन्होंने एक कविता कही थी जो कि मुझे अभी तक याद है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्र को, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। तो इसी के साथ फिर वही कहूँगा कि करते रहिए कुछ ना कुछ काम जो बनाए आपका नाम। तो आशा करते हैं आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, शब्बा खैर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।